हेलो, इस वीडियो में हम लोग नेवी एमआर एग्ज़ाम के लिए कंसेप्चुअल ये वीडियो है समान विज्ञान की पार्ट 7 है। इसमें हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि पहले 6 वीडियोस आ चुकी हैं और सब टॉपिक वाइज हम लोग पहले साइंस क्लियर कर रहे हैं अपनी बेसिक कंसेप्ट के साथ। उसके बाद हम लोग आगे उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पहले की जो 6 वीडियोज़ हैं और ये वीडियो भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है नेवी एमआर साइंस थ्योरी के नाम से डिफेंस एग्जाम टिप्स चैनल पर, तो मैंने आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए उसमें लिखा भी रहेगा वीडियो 1 वीडियो 2 थंबनेल पे लिखा रहता है, तो आप लोग वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना सिंपल पेंडुलम। देखिए आज बेसिकली हम लोग जो है एक टाइम और उसके साथ साथ हीट के जो लॉज हैं, न्यूटन के लॉ, किरचॉफ के लॉ, वो सब हम लोग समझेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अपने दो वीडियोस बची हैं, तो आज एक वीडियो को अगर हम लोग गिन लें तो एक वीडियो और बचेगी। 8 वीडियोस आनी थी टोटल। और आप लोगों से मैंने कहा था कि लाइट चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि लाइट चैप्टर तो सिलेबस में ही नहीं है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जनरल मैंने आपको बात बता दें कि लाइट के अंदर मिरर, लेंसेज, सब जनरल चीज़ आएंगी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों ने खुद देखा होगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो वाहनों में जो मोटर व्हीकल्स होते हैं इसमें कौन सा मिरर यूज़ करा जाता है रियर व्यू देखने के लिए। ठीक है, और पीछे का व्यू देखने के लिए कनकेव, कन्वेक्स कौन सा, और जो शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज़ करा जाता है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। तो ये सब जो एक समराइज टॉपिक है, इसको मैंने एक नाम दे दिया, ऑप्टिक्स दे दिया, लाइट कह दिया। उसके अंदर जो टॉपिक आएंगे वो आपके लेवल के ही आएंगे। 10th क्लास के जो भी टॉपिक रहता है जनरल साइंस में वही मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या हम लोग आगे क्लास का कर रहे हैं, 11th 12th का पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सिंपल वही कराया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई अगर आप लोगों को पर्सनल डाउट है तो मैं आप लोग पूरी कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे में आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ, बट स्टिल रिप्लाई करने का पूरा प्रयास जारी है। ऑलरेडी काफ़ी काम है तो सबको मैनेज करते हुए चलना है। और एक मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी। अब मैंने यही सोचा है कि अगर नहीं एक दिन में 2 या 3 वीडियो आती तो मिनिमम एक वीडियो तो आप लोगों को देनी ही देनी है, क्योंकि डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। अगर वीडियोस किसी तरफ से आती है चैनल की तरफ से तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने का रहता है कि हाँ सामने से अगर पुश करा जा रहा है तो हमको भी थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी ये जो लॉकडाउन चल रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब पे प्लीज़ आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली हम लोग रिकवर कर ही लेंगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ घर पे रहना है और जो कि आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद पढ़ते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम वैकेंसी ज़रूर आएगी, आपका एग्ज़ाम भी होगा, तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें बिल्कुल भी। शुरू करते हैं। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। देखिए एक डोरी के आधार पर एक बॉब यानी कि एक गोलक को हम लटका दें जो कि दोलन कर सके, मतलब ऑसिलेट कर सके, इसको हम लोग कहते हैं सरल लोलक। ठीक है, समझना आपको ये इसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या होता है। T=√L/G। ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना कि लोलक की अधिकतम आवर्तकाल मैक्सिमम टाइम पीरियड 84.6 मिनट होता है। ठीक है, ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको लिख लेना। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है और एक आपको ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा कि सरल लोलक को अगर लिफ्ट में लटकाया जाए और उसको एक एक्सेलरेटेड स्पीड के साथ नीचे आ रही है वो, तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, जो लोलक का जो आवर्तकाल है पेंडुलम का वो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर जा रही है तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक, एक पॉइंट और है, यदि मुक्त रूप से यानी कि मतलब फ्री फॉल हो रहा है, ग्रेविटी के अंतर्गत, मतलब गुरुत्व के अंतर्गत गिर रही है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर लोलक का आवर्तकाल जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि जो पेंडुलम होता है, इसकी लोलक घड़ी जो होती है पेंडुलम वॉच, ये गर्मियों में सुस्त हो जाती है और सर्दियों में तेज़ हो जाती है। ठीक, और चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। ऐसा आप लोगों को पता है कि ग्रेविटी का मान 1/6 गुना होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के तुलना में। आगे बढ़ते हैं हम लोग आवर्त गति के ऊपर, पीरियोडिक स्पीड। देखिए मान लीजिए ये एक पेंडुलम है और ये यहाँ जा रहा है फिर यहाँ पर आ रहा है, मतलब एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि एक निश्चित पथ है, मतलब ये उसका प्रीडिफाइंड पाथ है पूरा कि भैया इसको ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, और उस पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद, मान लीजिए कि 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद अपनी पहली वाली गति को दोहराता है, उसी पॉइंट पर फिर से वो क्रॉस करके जाता है सेम स्पीड के साथ जो उसकी पहली स्पीड थी। उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक स्पीड। जो मतलब कि पीरियोडिक का मतलब अपने आप नाम डिफाइन कर रहा है कि पीरियोडिकली मतलब बार बार हो रहा है। आवर्त का मतलब बार बार सेम स्पीड से सेम पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है वो। ठीक है, ये आवर्त गति हो गया। अब इधर दोलन गति समझते हैं। आवर्त गति दोलन गति में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोलन गति में इंग्लिश में बोला जाए तो ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, मतलब इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया, इस तरीके से इसको कहते हैं हम लोग दोलन गति। लेकिन आवर्त गति में क्या है कि उसमें पाथ डिफाइंड होता है कि मान लीजिए ज़रूरी नहीं ऐसे ही जा रहा है, गोल गोल भी जा सकता है। ठीक है, और किसी एक पॉइंट पर उसी गति से बार बार उसको अगर क्रॉस कर रहा है तो आवर्त गति होगा, और आना जाना अगर कर रहा है तो दोलन गति होगा, टू एंड फ्रो जिसे कहते हैं इंग्लिश में। देखिए पूर्व स्थिति में लौटना, एक तरीके से कंपन जो करना होता है ना, एक आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग आवर्तकाल।
टाइम पीरियड, एक दोलन पूरा करने में समय को हम लोग, जो समय लगता है एक दोलन को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग टाइम यानी आवर्तकाल कहते हैं। टी कैपिटल टी से नोट करते हैं। 1/n से इसका फॉर्मूला होता है। n यहाँ पर दोलन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी को समझते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि कंपन करने वाली कोई भी वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज़ होता है। और यहाँ पर बताया क्या गया, 1 सेकंड में, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में वो इतना क्रॉस कर गई, ठीक है, यहाँ से चली और यहाँ पर जो एक साइकिल वो बना रही है 1 सेकंड में, कोई भी पर्टिकुलर वस्तु है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पर वेव की फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से चली और यहाँ पर उसने ख़त्म करा, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग यहाँ पर, मतलब जितना वो 1 सेकंड में जितना कंपन करेगी, जितना वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी, उसको हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। 1/t, 1/t से हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। वो सेम चीज़ है, देखिए n को यहाँ भेज दें और t यहाँ नीचे आ जाएगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर। t = 1/n होता है, यहाँ पर n फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए अपना ये वाला टॉपिक खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं हीट के ऊपर। वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, कोई फालतू की बात नहीं बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग स्ट्राइक कर ही देंगे करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हीट की तरफ। देखिए हीट आप सभी लोगों को पता है, ये एक तरीके से ऊर्जा है जिसमें कि वस्तु को गर्माहट की अनुभूति होती है हीट में, ठीक है। और इसमें सिर्फ आपको जानना इतना ज़रूरी है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका मात्रक कैलोरी, किलोग्राम, 1 किलो कैलोरी तथा जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.186 जूल पर कैलोरी होते हैं, मतलब कि एक कैलोरी में आप कह सकते हैं कि 4.18 जूल आपको देखने को मिलेंगे ऑन एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। टेम्परेचर, ताप, देखिए गर्म या ठंडे को मापन जो करा जाता है कि कितना ठंडा कितना गर्म है, उसको हम लोग टेम्परेचर से बताते हैं कि टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, ठीक। अब इसको छोड़िए आप लोग, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सेल्सियस के पैमाने में बर्फ़ के हिमांक को, बर्फ़ के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस कहा गया है और उसके क्वथनांक को यानी बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस कहा गया है। ये किसने कहा है? ये आविष्कार हुआ था 1710 ईस्वी में ए सेल्सियस के द्वारा, ठीक है। तो ए सेल्सियस इनका नाम था, तो सेल्सियस ही तब से पड़ गया है, मतलब इसका जो यूनिट है वो सेल्सियस ही पड़ गई है। अब देखा जाए हम लोग फ़ारेनहाइट के पैमाने पर, तो उसका हिमांक जो है 32 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 32 डिग्री होता है और बॉइलिंग हो गया 212 फ़ारेनहाइट के टर्म्स में। सेल्सियस में 100 डिग्री होता है उबलने का, जमने का हो गया 0 डिग्री। अब ये र्यूमर का पैमाना है, इसको आप लोग देख सकते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का हिमांक हो गया, 80 डिग्री र्यूमर पर ये क्वथनांक हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसको आप लोग जनरली एक नज़र मार सकते हैं, लेकिन याद बेसिकली आप लोगों को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्तु के ताप को मापने के लिए थर्मामीटर हम लोग प्रयोग करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। अभी आगे टाइप आएंगे अलग अलग थर्मामीटर के, उसको भी एक बार देख लेंगे। मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस के टर्म्स में, और अगर बात करें फ़ारेनहाइट के टर्म्स में तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वो सवाल डायरेक्ट आता नहीं भी हमारे में, वो कौन सा ताप होता है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? तो आंसर है उसका -40 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा ताप है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं, ठीक। जो डॉक्टरी थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा, अगर जाते हैं, अगर आप लोग दवाई लेने कंसल्ट करते हैं किसी फिजिशियन को या फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जनरली कितना माप सकता है? 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और बॉडी का ताप कितना होता है जनरली? 98.6 फ़ारेनहाइट। ये वैल्यूज़ याद रखनी है, नोट्स बनाते रहना। अगला पॉइंट, ताप के पैमाना, अगर देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर -40 रख के देख लेना, एफ़ की वैल्यू भी 40 ही निकल के आएगी। ये फार्मूला होता है बेसिकली सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, C/5 = F - 32/9। अब चाहे तो 5 को यहाँ भी भेज सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में करके 5 कर सकते हैं। C = F - 32/9 × 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पारे का जो हिमांक होता है, जो पारा जिसे कहते हैं मरकरी, उसका जो हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मतलब कि इसके नीचे वो नहीं माप पाएगा, वो खुद ही जम जाएगा। इसके नीचे मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर उपयोग में लिया जाता है, जिससे कि वो -114 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ये जर्नल हैं, इसको मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ उसमें क्या बेसिकली रहता है। गैस तापमापी जो होते हैं, इससे 500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मापा जा सकता है। इसमें जो है हाइड्रोजन गैस उपयोग में ली जाती है। अगर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस ले लेंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गैस तापमापी, यानी कि गैस थर्मोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ताप युग्म तापमापी, तो उसमें क्या होता है कि -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को हम लोग माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ जर्नल पढ़ना है, एग्जाम में आने के इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं, पर लेकिन पता होना चाहिए। पूर्ण विकिरण तापमापी, ठीक है। तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे के जो भी तापमान होते हैं उसको मापने के लिए हम लोग उपयोग में लिया जाता है। रेडिएशन की मदद से यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, जैसे सूर्य का तापमान है वो हम लोग इसी की मदद से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ठीक है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस जो थर्मोमीटर होता है उसमें क्या करते हैं, -200 से लेकर
1200 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को माप सकते हैं हम लोग। अब इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ऊष्मा दिए जाने पर या ऊष्मा निकाले जाने पर जल का प्रसार 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच असाधारण होता है। आप सभी लोगों को पता है कि 4 डिग्री के मतलब जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है वाटर का। ठीक, अब उसी पॉइंट को यहाँ पर आगे एलेबोरेट किया गया कि 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है और 4 के बाद जो है आयतन बढ़ता है। मतलब वॉल्यूम जो है उसका पहले 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, उसके बाद वो बढ़ना शुरू कर देगा, एक्सपेंड करेगा, आयतन जिसे कहते हैं हम लोग वॉल्यूम वाइज। और उसका घनत्व तो डेंसिटी जो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा अधिक होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी नोट कर लें। अब एक ये परम शून्य जो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो बताया गया, किसी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है, इसे परम शून्य कहते हैं। इसे केल्विन पैमाने पर के लिखते हैं। के का वैल्यू कितना होता है? 273 के। ठीक, इस तरीके से हम लोग कहते हैं 273 सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो 273 केल्विन होता है। मतलब वही वैसा वर्षा वाली बात हो गई ना, यहाँ पर अगर हम लोग उधर भेज देंगे तो माइनस हट जाएगा। सेम चीज़ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो पदार्थ के एकाएक द्रव्यमान में एकाएक ताप की वृद्धि करती है। मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, ठीक, कोई मटेरियल है, उसकी जो यूनिट मास होता है, ठीक है, यूनिट जो मास होता है उसको बढ़ाने के लिए जो यूनिट टेम्परेचर, मतलब कि वो ऊष्मा जो है कि हमको एक यूनिट मास के यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है जिसका मान 15 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? 4180 जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसका मात्रक ये होता है ना, जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो मतलब 4180 जूल किलोग्राम पर केल्विन चाहिए अगर हम लोगों को वहाँ पर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से मतलब एक यूनिट टेम्परेचर हमको बढ़ाना है एक यूनिट मास में, तो हम लोगों को 15 डिग्री सेल्सियस पे 4180 जूल पर किलोग्राम केल्विन की आवश्यकता पड़ेगी ऊष्मा की। ताप बढ़ाने पर अधिकतर पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। तो ये एक जनरल सी बात है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो ज़्यादातर मटेरियल जो पदार्थ होते हैं उनकी विशिष्ट ऊष्मा बढ़ती है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। पारे की विशिष्ट ऊष्मा सबसे कम होती है, मतलब कम होती है। और यहाँ पर सोने की बताई गई, यहाँ पर जनरल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खाना पकाने के लिए बर्तन एल्यूमिनियम, कांस्य तथा इस्पात के बनाए जाते हैं, मतलब मेटल के बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, चालकता, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर विशिष्ट ऊष्मा कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी, तो खाना नहीं बनेगा। उससे पहले जिसमें भी आप बनाएंगे, कढ़ाई वढ़ाई जिसमें भी, वो पहले पिघल जाएगी, वो पहले उसका मतलब वो मिक्स हो जाएगी उसी में, एक तरीके से बेकार हो जाएगी। चालकता ज़्यादा इसलिए होती है ताकि हीट ट्रांसफ़र हो सके। आप जिस पे भी खाना बना रहे हैं, इंडक्शन पे या फिर गैस पे, जिस पे भी बना रहे हैं, तो उससे हीट ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए चालकता अधिक होती है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। थर्मस फ्लास्क दोहरी कांच की दीवार होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो थर्मस बॉटल्स होती हैं तो उसके अंदर एक कांच की दीवार होती है। वो इसलिए होती है ताकि मतलब ऊष्मा का संचारण ना हो सके, मतलब कि उसमें इधर से उधर, वो बाहर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ना जा सके। इसी यही कारण होता है गर्म वस्तु गर्म रहती है, ठंडी ठंडी रहती है। रेल की पटरियों के बीच में भी स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों में ऊष्मीय प्रसार के कारण रेल की पटरियाँ फैलती हैं, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। कांच के गिलास में अगर हम लोग काफ़ी तेज़ गर्म पानी एकदम डाल देंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गर्म होने के कारण अंदर की सतह फैलती है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को टच है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैंडपम्प का जो पानी होता है जनरली, तो वो गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। वो कारण यही होता है कि बाहर का जो तापमान है उसकी अपेक्षाकृत कम होता है या फिर गर्मियों में ज़्यादा होता है, तो अंदर जो है वो उसके प्रोपोर्शन में देखा जाए तो टेम्परेचर कम होता है गर्मियों में, और सर्दियों में अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है। अगर वही देखा जाए मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, वो इसलिए क्योंकि जो उसमें छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उससे लगातार इवोपरेशन होता रहता है, जिसमें कि ऊष्मा की हीट जो है वो कम होती रहती है और पानी ठंडा बना रहता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमरों के रोशनदान है जो छत के समीप बनाए जाते हैं ताकि, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है तो वो बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार से गर्मी के मौसम में साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं क्योंकि उसमें जो जो वायु होती है जो उसके अंदर जो हवा भरी जाती है वो गर्म हो जाती है और एक्सपेंड करती है, तो ट्यूब फट सकता है। एक पॉइंट ये भी कि बरसात के मौसम में अधिक गर्मी महसूस होती है क्योंकि बादलों के कारण ऊष्मा वायुमंडल से बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर बारिश का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कवर बन जाता है जिससे कि वो नहीं बाहर जा पाता है। लेटेंट हीट, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है इसमें कि गुप्त ऊष्मा होती है बेसिकली कि एक नियत टेम्परेचर पे एक
कांस्टेंट टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जितनी भी हमको ऊष्मा चाहिए उस मात्रा को हम लोग गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर में पदार्थ की जो अवस्था है, जो उसका स्टेज है, मतलब जो भी मान लीजिए सॉलिड में, लिक्विड में, उसको बदलने के लिए जो हीट चाहिए, जो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर लेटेंट हीट। थोड़ी डायरेक्ट पॉइंट है कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है और वाष्पन की यानी कि वेपर की जो होती है वो 540 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें उबलते हुए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक पीड़ा होती है। जैसे मान लीजिए गर्म पानी में गलती से अगर हम लोगों ने छू लिया तो उससे तो जलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए स्टीम है, भाप है, तो उससे अगर जलेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को हानि पहुँचती है। वो कारण यही होता है कि जल की अपेक्षा भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ 540 होती है वाष्पन की, जो कि गर्म जो उबलता हुआ जल है उससे ज़्यादा होती है। वही पॉइंट यहाँ पर ही बताया गया कि 0 डिग्री पर बर्फ़ और 0 डिग्री पर पानी देखें तो बर्फ़ ज़्यादा ठंडी दिखेगी। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी कि 0 डिग्री पर पिघलती बर्फ़ में कुछ अगर नमक या फिर शोरा मिलाने से बर्फ़ का गलनांक जो 0 से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए देखा होगा कि जो कुल्फ़ी, आइसक्रीम आदि होती है उसमें ये हिम मिश्रण का प्रयोग करा जाता है। मतलब कि अगर आप पानी में बर्फ़ जो पानी होता है उसमें अगर नमक मिला के फिर उसको जमाएंगे तो उसका गलनांक -22 डिग्री सेल्सियस से पहुँच जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, फटाफट समझते हैं इसको हम लोग। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन 3 होते हैं, ठीक है। जो ठोस में ऊष्मा का संचारण होता है वो संचरण के माध्यम से होता है, और गैस और द्रवों में संचरण संवहन के माध्यम से होता है, यहाँ पर चालन के माध्यम से होता है, कंडक्शन के माध्यम से, और यहाँ पर कन्वेक्शन के माध्यम से होता है, जो भी लिक्विड और गैस होते हैं उसमें। और अगर हम लोग बात करें सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊष्मा आती है, ये रेडिएशन विकिरण के कारण से आती है। यहाँ पर आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में बताया गया, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। वो वस्तु जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी अलग अलग वेवलेंथ की जो सभी तरंगदैर्घ्य की जितनी भी उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही हैं उसको वो अब्जॉर्ब कर लेगा, और वही सभी वेवलेंथ, वही सभी तरंगदैर्घ्य के जितनी भी उसके पास पड़ी है रेडिएशन उन्हीं को उत्सर्जित भी कर देगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कि आदर्श कृष्ण पिंड यानी कि आइडियल ब्लैक बॉडी होती है वो। मतलब कि सब वो एब्जॉर्ब भी कर लेगी और सेम चीज़ वो मतलब उत्सर्जित भी कर देगी, छोड़ भी देगी, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। चलिए काम करते हैं न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स कूलिंग का लॉ समझते हैं। समान अवस्था रहने पर रेडिएशन यानी कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, वहाँ पर रेडिएशन द्वारा किसी वस्तु को अगर हम लोग ठंडा कर रहे हैं तो जो उसकी जो दर होगी, जो उसका रेट होगा, वो उसके चारों ओर के माध्यम के तापमान जो होगा, तापमान में जो अंतर होगा, तापांतर जो होगा, उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि उसके सिक्वेंशली होगा, ठीक है, सिक्वेंशली होगा अनुक्रमानुपाती। मतलब कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी तो उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। समान अवस्था में जनरल कंडीशन में रेडिएशन द्वारा किसी वस्तु को अगर ठंडा करा जा रहा है तो जो उसकी वस्तु की ठंडे होने की दर होगी वो उसके चारों ओर के जो माध्यम, मतलब जो सराउंडिंग होगी, जो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो उसके वो सिक्वेंटली उस पर वो डिपेंड करेगी, मतलब अनुक्रमानुपाती होगी जैसे जैसे ठंडी होगी, ठीक है। मान लीजिए चाय मान लेते हैं, चाय अगर ठंडी हो रही है, अगर वो ठंडी हो गई तो फिर ठंडी होने में उसे और टाइम लगेगा, ये कहने का मतलब है, क्योंकि उसका ऑलरेडी सराउंडिंग उसको अपने टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो भी उसका आसपास का रूम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, उस पे आने पर वो उस आता रहेगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम जाता जाएगा वैसे वो और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई न्यूटन का कूलिंग लॉ में। किरचॉफ का लॉ है, लास्ट टॉपिक है ये। तो ये कहता है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, मतलब जो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो अच्छे से उत्सर्ज भी कर देते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर कोई बंद कमरा है, अंधेरा है, उस कमरे में वहाँ पर एक काली और सफ़ेद वस्तु रखी है और नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसे गर्म करा जाए तो जो काली वस्तु है वो ज़्यादा चमकेगी सफ़ेद की तुलना में। ये किरचॉफ का लॉ कहता है। ये कहता है कि जो अच्छे अवशोषक हैं वही अच्छे उत्सर्जक भी होंगे किरचॉफ के लॉ के अधिकार, मतलब लॉ के उसके अनुसार, ठीक। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, 19 मिनट की करीब वीडियो हो चुकी है। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग, और मैं आशा करता हूँ कि 7वीं वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ बहुत तो आप लोगों ने नया सीखा होगा। नोट्स ज़रूर बना लेना, अदरवाइज़ आपका 19-20 मिनट जो वीडियो देखी सब कुछ किसी काम की नहीं बचेगी अगर नोट्स नहीं बनाएंगे। तो नोट्स बनाना इज़ मस्ट। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। 8th वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा, कल हो सकता है कल तक आप लोगों को वीडियो मिल जाए। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दें, और एनाबेटिक विंड्स चैनल पर जो लोग नहीं गए हैं उस चैनल पर जाएं। प्रोडक्टिव कंटेंट बनाने के लिए वो चैनल बेसिकली बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं एनाबेटिक विंड्स यूट्यूब चैनल का। वहाँ पर आप लोगों को सब प्रोडक्टिव चीज़ें मिलेंगी, जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक होता है, तरीका क्या स्टडी करने का, प्रॉपर मैनेजमेंट का तरीका, ये सब चीज़ें वहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और भी
कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, तो उस चैनल पर जाएँ आप लोग, प्रोडक्टिव चैनल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।